तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक टॉपिक डाइपोल हुआ। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग लास्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डाइपोल मोमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और डाइपोल मोमेंट के अंदर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था और फिर उसमें हमने क्लास रोक दी थी जहाँ पर हमने NH3 और NH3 का डाइपोल मोमेंट कंपेयर किया था। एक बार मैं क्विकली रिकैप करता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो जिन लोगों ने लिख रखा है उनको जरूरत है नहीं। यहाँ पे मैं बस क्विकली बहुत रिकैप कर रहा हूँ कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट को जनरली हम से लिखते हैं और ये क्या होता है, चार्ज इंटू में डिस्टेंस। चार्ज इंटू में डिस्टेंस की जो मेजरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और मैंने बताया था ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम इस एरो से नोट करेंगे। इस एरो का ये हेड होता है और ये इस एरो का क्या होता है, टेल होता है। जैसे फिजिक्स में वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता था वैसे यहाँ भी चलेगा, बट हाँ हम एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस हम एक अंदाजा लगाएंगे कि वैल्यू जीरो होगी कि जीरो से बड़ी होगी या जीरो नहीं होगी वगैरह वगैरह। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ अंदाजा लगाएंगे कि ये सारे वेक्टर जुड़ेंगे कि घटेंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होगा। जो हेड होगा किसी वेक्टर का वो किधर होता है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस तरफ होता है हेड। और जो टेल होती है वो किधर होता है, टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस तरफ क्या होती है, टेल होती है। क्लियर बात। तो अगर आपको इतनी सी बेसिक सी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने डाइपोल मोमेंट के कई सारे केस पढ़े थे, केस 1 केस 2 केस 3 कर दे। कौन से केस पे थे हम, केस थर्ड आई थिंक हम पढ़ रहे थे। और केस थर्ड के अंदर हम जो देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, केस थर्ड। और केस थर्ड जो हमारा चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे AB3 टाइप कंपाउंड। AB3 टाइप कंपाउंड का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर टोटल एटम कितने हो, चार हो, तीन सराउंडिंग हो गए और एक सेंट्रल हो गया, टोटल मिला के एटम कितने होंगे, चार होंगे। और इसके मैंने एग्जांपल बताए थे आपको क्या क्या, एक तो NH3 हो गया, एक NF3 हो गया और एक BF3। जिसमें मैंने दो चीजें इसमें समझा दी थी, बट एक बार मैं फिर से इसका डाइपोल बना रहा हूँ, आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार मैं क्विकली बना दे रहा हूँ ताकि एक बार रिकैप हो जाए। क्योंकि मैंने बताया था कि जो केस थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है आपके, ठीक। अगर मैं NH3 का वेस्पर थ्योरी के हिसाब से शेप बताऊं तो कैसा होता है, AB3 ई होता है, इसका भी AB3 ई। अब AB3 ई बनता कैसे है, टेट्राहेड्रल टाइप का होता है ना। तो अगर हम बात करें सेंटर में A आएगा, अब मेरे पास सेंटर में तो क्या है, N है, तो मैंने N लगाया सेंटर में। एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर बनाया, उसका तीन हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा। ठीक। क्या जो लोन पेयर डॉट डॉट के फॉर्म में लगाते थे या लाइन खींच के, लोन पेयर तो ऐसे भी बनता है ना। अरे लोन पेयर ऐसे भी बनता है, लोन पेयर ऐसे लाइन खींच के भी बनता है, लोन पेयर ऐसे भी बनता है, बात सही है, तो सब सेम है, ठीक। तो अगर हम बात करें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी, इसका मेरे पास क्या है, NF3 है। NF3 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ भी लोन पेयर और तीन फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन यहाँ,
एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ, सही बात। अब अगर हम बात करें तो इसका हमने वेक्टर बनाया था और मैंने आपको बताया था कि जब लोन पेयर होता है तो वेक्टर की डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ होती है। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन। तो ये बॉन्ड किधर जाएगा? नाइट्रोजन की तरफ, मतलब डायरेक्शन, ये डायरेक्शन वेक्टर जी कहाँ जाएगी? नाइट्रोजन की तरफ। ये डायरेक्शन कहाँ जाएगी? नाइट्रोजन की तरफ। तो ये सबके बन गए डाइपोल मोमेंट के वेक्टर। यहाँ आते हैं लोन पेयर का, तो हमेशा लोन पेयर की तरफ ही रहता है। बाकी नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा? फ्लोरीन। तो वेक्टर का हेड किधर रहेगा? फ्लोरीन की तरफ। वेक्टर का हेड किधर रहेगा? फ्लोरीन की तरफ। वेक्टर का हेड किधर रहेगा? फ्लोरीन। अब देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 वेक्टर हैं और चारों लगभग सेम डायरेक्शन में हैं। मतलब अगर मैं इन तीनों का रिजल्टेंट निकालूं तो ये भी अपवर्ड आएगा, और जो है जो आपका लोन पेयर का वेक्टर है वो भी कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर 2 वेक्टर या 3 वेक्टर जो भी हैं वो सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाएंगे। अगर ऐड हो जाएंगे तो आप मुझे बताओ, क्या न्यू जो कि डाइपोल मोमेंट होता है, ये आंसर कभी जीरो आएगा? भैया सब लोगों को जोड़ करके आंसर तो जीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है, जीरो तो नहीं आ सकता। तो न्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां भी मैंने बताया था कि भैया देखो 3 वेक्टर नीचे हैं और इन तीनों का सम कुछ होगा, इस सम में से थोड़ा सा वो माइनस हो जाएगा, इसका भी न्यू नेट जीरो तो नहीं आएगा। तो मतलब दोनों कंपाउंड तो रहेंगे पोलर। अगर न्यू नेट जीरो नहीं आता है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? पोलर कंपाउंड बोलते हैं। तो मतलब ये हो जाएगा तो पोलर कंपाउंड। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पोलर तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछता था कि जो न्यू नेट होगा किसका? NH3 का, वो ज्यादा होगा न्यू नेट ऑफ NH3 का। आप बताओ क्यों? इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन किया था और मैंने लिखवाया भी था, एनसीईआरटी में भी है। और वो क्या था कि यहाँ 4 वेक्टर यानी इन तीनों का जो सम आ रहा है, जैसे ये नीचे दिख रहे हैं तीनों, इन तीनों का जो सम होगा ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये भी अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, दोनों क्या हो गए? ऐड। और आंसर कुछ आया। यहाँ पे देखना ध्यान से, इस केस में क्या होगा? इन तीनों का सम कैसा आएगा? डाउनवर्ड। और ये एक कैसा है? अपवर्ड। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 3 वेक्टर का जो सम है उसमें एक वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ 3 वेक्टर के सम में एक वेक्टर का सम क्या हो जा रहा है? ऐड हो जा रहा है। ऑब्वियसली इसका आंसर ज्यादा आएगा और इसका आंसर क्या आएगा? कम आएगा। इसलिए डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 क्या होता है? ज्यादा होता है कंपेयर टू डाइपोल मोमेंट ऑफ। क्लियर बात? अब मेरी बात सुना ध्यान से। काम की चीज जो शुरू होती है वो यहाँ से। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने एनसीईआरटी में बता दिया था, तो मैं भी नहीं बता रहा हूँ। समझाया मैंने यही था, बाकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में है, वहां से लिख रहा था आपको। अब हम बात करते हैं BF3 का। क्या कहना चाह रहे हो आप BF3 के बारे में? इसका डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? अगर हम बात करें BF3 की तो इसकी स्ट्रक्चर दिखती है भैया AB3 टाइप की। कौन सी टाइप की? AB3 टाइप। कैसी होती है स्ट्रक्चर? AB3। तो अगर AB3 टाइप की स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा दिखेगा? बनाओ। सेंटर में B और एक F यहाँ, उसका 120 डिग्री पे दूसरा F, 120 डिग्री पे तीसरा F। आपको क्या लगता है कि इनके वेक्टर के बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? अगर हम बात करें, एक की डायरेक्शन इधर, एक इधर और एक इधर, होगा ना? आपको देख के लग रहा होगा कि इसका न्यू नेट जीरो नहीं होगा, बट इसका न्यू नेट जीरो हो जाता है। वो कैसे होगा यही समझना है, इसीलिए मैंने बोला था कि इम्पोर्टेंट। सुना ध्यान से, कैसे होगा इसके लिए चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, आपने फिजिक्स में वेक्टर को स्प्लिट करना तो सीखा होगा। अगर मैं बात करूं
तो ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स, और ये मेरा कौन सा एक्सिस है, y। एक और छोटी सी बात मुझे बताना कि ये जो वेक्टर दिख रहा है यहां से लेके यहां तक का बॉन्ड एंगल कितना होगा। आपको पता है पूरा टोटल 120 होता है, जिसमें से 90 तो यहाँ चला गया, बचा कितना, 30 बचा। अरे महाराज, इस एक एफ से दूसरे एफ के बीच कितना एंगल होता है, 120 डिग्री का होता है। एबी3 टाइप कंपाउंड है, वेस्पर थ्योरी के अंदर पढ़ा रखा है ना, एबी3 टाइप कंपाउंड ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री का एंगल। तो जब तुमने इसमें ऑर्बिटल क्या नाम है एक्सिस बनाए, तो बताओ ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा, तो 90 हो जाएगा, तो बचा कितना, 30 ना। तो मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। ये बात क्लियर हुई। अब मुझे बताओ, अगर मैं मान लूं कि इसका जो वेक्टर है, इसका जो वेक्टर है इसको हम न्यू बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी बी एफ है, ये भी बी एफ है, तो इसका भी क्या होगा, न्यू, इसका भी क्या होगा, न्यू होगा। ठीक है ना। अब जब किसी वेक्टर को स्प्लिट करते हैं तो एक कहा जाता है एक्स एक्सिस पे और एक कहा जाता है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कौन जाता है, कॉस थीटा जाता है, तो न्यू कॉस 30 कहां चला जाएगा, एक्स एक्सिस पे इस वेक्टर का, और इस वेक्टर का दूसरा कहां आएगा, न्यू साइन 30 आ जाएगा वाई एक्सिस पे। यहाँ इधर आ जाएगा क्या, न्यू कॉस 30, और इधर क्या आ जाएगा, इसका भी तो यही नीचे आएगा, इसका भी आ जाएगा क्या, न्यू साइन। तो मतलब दो बार है न्यू साइन 30, बीच में प्लस साइन लगा सकता हूँ। अब इधर देखना, ये है न्यू कॉस 30, ये है न्यू कॉस 30, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। न्यू कॉस 30 न्यू कॉस 30 एक्चुअली सेम वैल्यू है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। अब बची नीचे की बात, नीचे ये दोनों वैल्यू सेम डायरेक्शन में आए थे नीचे की तरफ, तो बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 न्यू साइन 30। अच्छा बताओ जल्दी से, 2 न्यू साइन 30 क्या होता है, 2 न्यू ऐसा रहने दिया मैंने, 2 न्यू रहने दिया है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और हुआ क्या, इस दो से ये दो कैंसिल, आंसर कितना आया, न्यू। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, न्यू। अब बताओ नीचे न्यू ऊपर न्यू, फिर से कैंसिल। अब बताओ नेट रिजल्ट 0 आया कि नहीं आया, यानी सब कैंसिल आउट हो गए, और हमारा फाइनली न्यू नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब ये न्यू नेट क्यों 0 आया है, ये तो आपको बात समझ में आ गई, इसको थ्योरी में कैसे लिखनी है वो भी हम देखेंगे। बट एक चीज इससे और समझ आई कि सर जो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, कौन होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, उसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। कंडीशन क्या है कि उसके चारों तरफ जो एटम होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, मतलब तीनों तरफ एटम क्या होने चाहिए, सेम। मतलब तीनों फ्लोरीन है, तीनों ब्रोमीन, तीनों आयोडीन, तीनों हाइड्रोजन, जो लगाना लगा तीन, लेकिन तीनों एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, सेम। क्या हुआ, हाँ, तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। तो भैया म्यू न्यू नेट कितना है, 0, तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो भी लिखना है, तो उसको मैं एक बार यहाँ ले आता हूँ। तो देखना एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, ये पहली वाली लाइन लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा इन BF3 the dipole moment is 0 although the BF bond are oriented at angle of 120 degree। कह रहा है BF यानी जो बॉन्ड है वो सारे 120 डिग्री पे है, फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। मतलब जो आपको लग रहा था कि 120 डिग्री पे होने के बाद डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए, वही समझा रहा है कि 120 डिग्री पे है, 0 नहीं होना चाहिए था, बट क्या है, 0 है। टू वन अनदर द थ्री बॉन्ड मोमेंट गिव ए नेट सम ऑफ 0 रिजल्टेंट। कह रहा है कि 120 डिग्री पे है, कह रहा टू वन अनदर, कह रहा थ्री मोमेंट्स गिव ए नेट सम ऑफ 0, मतलब तीनों का जब सम निकालते हो तो कितना आता है, 0 आता है। क्यों आता है इसको सुनना, एज द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू इज इक्वल एंड अपोजिट टू दी थर्ड।
मतलब किसी दो वेक्टर का जब रिजल्ट निकालोगे स्प्लिट करके, तो उसका जो आंसर आएगा वो तीसरे के अपोजिट और बराबर आएगा। आप देखो ध्यान से, इसका जो रिजल्ट निकाला ये तो कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा cos 30 cos 30। पता क्या ये वाला, इसका रिजल्ट क्या आया, न्यू आया। कहाँ आया ये, उल्टे डायरेक्शन में आया, किसके, ऊपर वाले के। इन दोनों का सम अपोजिट और उल्टा आया, इसलिए नेट रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया, और डाइपोल कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन करोगे, उसका आगे बढ़ो। तो अब अगर हम आगे बात करें, तो हमारे पास केस 3 के बाद क्या बनता है, केस 4। क्या है, केस 4। अगर हम बात करें केस 4 की, इसमें क्या आएगा, ए बी 4 टाइप कंपाउंड या मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी बात करें, तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, एक है CH4, एक है CCl4, और एक है CH2Cl2। ठीक। आ जाते हैं पहले कहाँ पर, CH4 पे। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अगर आप बात करोगे तो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, कार्बन। तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन होगी। तो अगर आप देख रहे हो सब अपोजिट आ रहे हैं, तो नेट कितना आ जाएगा, जीरो ना। तो कैसा हो जाएगा ये, नॉन पोलर। अब यही सिमिलर केस आपको किसमें मिलेगा, CCl4 के अंदर, क्योंकि सराउंडिंग एटम चारों सेम है। तो अगर सेम है तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से वेक्टर बनेगा, और यहाँ भी न्यू नेट कितना आ जाएगा, जीरो। और ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। एक आपको PCl5 और एक आपको SF6, इसका डाइपोल मोमेंट निकाल के बताना, एनसीईआरटी में नहीं है। अगर हम PCl5 की बात करें, तो ये AB5 टाइप का है, और एक कैसे दिखेगा, PCl, CL, एक सीएल इधर और एक सीएल, ये स्ट्रक्चर दिखती है वेस्पर थ्योरी के हिसाब से हमने ये बनाई, ठीक है ना। SF6 में सल्फर, क्लोरीन, 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 और ये। अगर हम बात करें तो इसका डाइपोल इधर होगा, इसका डाइपोल इधर, और इसका डाइपोल। आप बताओ इनका क्या होगा, इन तीनों का जीरो होगा या कुछ और होगा। न्यू नेट, अगर मैं बोलूं बच्चे, तो इसका जीरो आता है, पूरे का वैसे जीरो आता है, लेकिन कैसे आ रहा है इस बात को समझना। एक तो ये क्लियर है आपको, ये ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन बीच वाले का चक्कर है। लेकिन अगर बीच वाले को देखोगे तो ये कितने डिग्री पे है, 120 डिग्री पे। तो क्या बीच में ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है, और ट्राइगोनल प्लेनर का अभी निकाल के दिखाया था BF3 के अंदर, वेक्टर सम करके जीरो आता है। तो मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, मैं नोट करके लिख रहा हूँ, डाइपोल या नेट डाइपोल बोल सकता हूँ, नेट डाइपोल मोमेंट
ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर विद आइडेंटिकल सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल सराउंडिंग एटम इज ऑलवेज जीरो इज ऑलवेज जीरो। ध्यान रखना ट्राइगोनल प्लेन होना चाहिए और उसके सराउंडिंग एटम क्या होना चाहिए सेम। जैसे यहाँ बीच में ट्राइगोनल प्लेन बन रहा है और सारे एटम कौन थे Cl है। इससे पहले वाले में सारे एटम क्या थे फ्लोरीन थे सराउंडिंग सेम थे ट्राइगोनल प्लेन था नेट रिजल्ट क्या आ रहा था जीरो आ रहा था। यहाँ आ जाते हैं इसका तो वैसे आप देख के ही बता दोगे कैंसिल ये दोनों एक दूसरे से ये भी कैंसिल अरे भी कैंसिल तो न्यू नेट कितना आ जाएगा जीरो मतलब कैसा होगा ये और ये भी कैसा होगा नॉन पोलर। ठीक यहाँ तक की बात हुई। अब चलता हूँ आगे। अगर हम आगे की बात करें क्या हो विद आइडेंटिकल सराउंडिंग एटम ये लिख लिया था पूरा। चलो आगे तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। पहली बात तो डाइपोल मोमेंट हमें क्या पता चलता है कि बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दूसरी बात प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में कितना पोलैरिटी है या कोई कितना पोलर है वो भी बता सकते हैं। तीसरा है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। सुनना अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे कोवलेंट बॉन्ड के लिए कर रहे थे। तो किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है ये कैलकुलेट किया जाता है और इसके लिए एक फॉर्मूला है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन में थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट और मल्टीप्लाई विद 100। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिलेगा। अब मेरी बात सुना ध्यान से ये सर आयनिक कैरेक्टर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं किसके अंदर कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। तो मैं आपको बताऊं आगे आप चल के पढ़ोगे कि आपने अभी तक पढ़ा था कि कोवलेंट कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं।
लेकिन एक्चुअल में जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो 100% कोवलेंट नहीं होते हैं, तो कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं। और जितने भी कंपाउंड आयनिक हैं वो 100% आयनिक नहीं होते हैं, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो जैसे अभी तक हम कोवलेंट की बात कर रहे थे, उसमें हम क्या निकाल रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर निकालना सीखे हैं। जब हम आयनिक की बात करेंगे तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर निकालना भी बताया जाएगा। ठीक है ना। ये एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट का। और यहाँ पे हाँ, क्या हुआ, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है, और थ्योरेटिकल जो एक्चुअल में होना चाहिए था। एक तो हमने कैलकुलेट किया, एक होता है इसमें समझो एक्सपेक्टेड और कैलकुलेट में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। क्या परसेंटेज, क्या क्वेश्चन तो था, रुको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। एक बुक थी, उसमें क्वेश्चंस थे, लेकिन वो बुक कहीं मिल नहीं रही। ठीक, इसे रिमाइंड कराना किसी के पास वो है, अरिहंत की ऑल इन वन आती है केमिस्ट्री है, उस सवाल में क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाइक्रोमेन टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। तो हेडिंग डाल लोगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी